हेलो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ लॉ के ही क्रम में हमारे पास जो अगला टॉपिक है, जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ के मेन जो हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कस्टम, रूढ़ी। रूढ़ी क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी ओरिजिन और नेचर को हम इस आज की क्लास में इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि रूढ़ी है क्या? प्रथा और रूढ़ी में अंतर है? नहीं, रूढ़ी और प्रथा दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं। और जो ये रूढ़ी है ये मानव के आचरण को रेगुलेट करने के लिए, जैसे सोशल फोर्स होता है ना, वैसे ही मानव के आचरण को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए बहुत ही पुरानी, मतलब सदियों से ये प्रथा जो ये सिस्टम है कस्टम का, जो हमारे पास रूढ़ी है, ये सदियों से चली आ रही है। मतलब कहने का मेरा कि जो रूढ़ी हमारे पास है, रूढ़ी जो है वो सदियों से मानव के आचरण को कंट्रोल और रेगुलेट करती आई है। तो इसको हम लोग इसके महत्व को जब देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है रूढ़ी का, जैसा कि सर हेनरी बेन ने कहा था कि सभी विधियों का प्रारंभ ही विधिक रूढ़ियों से होता है। वो तो इतना तक मानते हैं कि कोई भी लॉ आप बनाओ उसका ओरिजिन ही कस्टम से होता है। ऐसे ही जेम्स सी कार्टर ने इसकी महत्ता को बताते हुए कहा कि रूढ़ी सभी समाजों में महत्वपूर्ण, मतलब कार्टर ने भी कहा था, जेम्स सी कार्टर रूढ़ी को कहा था कि सभी समाजों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कहा जाता है कि रूढ़ियाँ सदियों से मानव के आचरण को नियंत्रित करती आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में भी मानव के आचरण को ये नियंत्रित करेंगे। अब रूढ़ी क्या है? रूढ़ी लोगों द्वारा पालन की जाने वाली एक चलन है, एक यूजेज है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई काम किया तो दूसरे ने उसको फॉलो किया। इसी तरह से कोई उससे एक व्यक्ति ने किसी काम को शुरू किया, कोई प्रभावित हुआ, कोई नहीं हुआ। अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे प्रारंभ में क्या हुआ कि रूढ़ियों का विकास धीरे धीरे हुआ। जब व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य को करता है, एक व्यक्ति किसी काम को जब लंबे समय से करता है तो वो क्या हो जाता है, इसका यूज टू हो जाता है, उस काम को करने का वो आदी हो जाता है। उसकी इस आदत से क्या होता है कि कोई एक प्रभावित होता भी है और कोई नहीं भी होता। प्रभावित होने वाला व्यक्ति कौन है? जो उसका नियर, मतलब उसका रिलेटिव होगा, जो उसके पास उसके संपर्क में रहता, वो इसके काम से जो उसकी जो आदत होती है उससे वो प्रभावित हो जाता है। तो अब ये रूढ़ी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके लिए बना, लेकिन जब मानव समुदाय का असंख्य, मतलब जब मतलब ज़्यादा ही संख्या में जब व्यक्ति किसी काम को और लंबे समय से करने लगता है, तब क्या होता है, तब न्यायालय के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो लोगों की ये जो आदत है कि एक बड़ी संख्या में कोई ऐसी चीज़ है जिसको बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, तो न्यायालय को मजबूरन या कहिए कि आवश्यक हो जाता है कि वो इसकी तरफ ध्यान दे। आखिर क्या है ये जिस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग जिसको फॉलो करते आ रहे हैं। और वो जो इसको डायस के अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। डायस ने कहा था कि समाज में कई रूढ़ियाँ प्रभावी होती हैं। जैसे ये रूढ़ियाँ हैं ना, जो असंख्य संख्या में, ज़्यादा संख्या में लोग यूज़ करते हैं, जिस काम को करना शुरू कर देते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो ये रूढ़ी बन जाती है। जैसे अब देखा जाए, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो पाश्चात्य देशों में क्या होता है कि शव यात्रा के समय काले वस्त्र पहनने की प्रथा बहुत ही पुराने समय से, बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। तो क्या इसको भी, इस पे न्यायालय ध्यान दे और इसको वो इन्फोर्सेबल बना दे, आप इसका प्रवर्तन के लिए ये इसको कस्टमरी लॉ बना देगा? इसी तरह भारत में अपने यहाँ क्या परंपरा है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बिरादरी के लोग, उसके फैमिली के लोग
अपने सिर के बाल मुड़ा देते हैं, तो ये भी तो एक रूढ़ी बन गया, ये भी तो एक कस्टम है, ये भी तो यूज टू हो गया है व्यक्ति। तो क्या इसको भी हम ये विधि का आकार लेगी? नहीं, ऐसी चीज़ों को न्यायालय विधि का रूप नहीं देती है। रूढ़ियाँ, इन रूढ़ियों को न्यायालय इन्फोर्सेबल मतलब न्यायालय द्वारा इसको इन्फोर्सेबल नहीं बना जाता, क्योंकि ये क्या है, ये विधियाँ जो हैं वो मोरालिटी पे बेस्ड है, मोरालिटी पे बेस्ड है, इसलिए इसको विधि की सार्थकता मतलब विधि का फोर्स नहीं दिया जाता। इसी तरह से इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डज ए कस्टम बिकम लॉ। क्वेश्चन ये है कि व्हेन डज ए कस्टम बिकम लॉ, विधि रूढ़ी कब विधि बन जाती है। तो इसमें हम अभी आगे इस पर मैं चर्चा करूँगी अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कब एक रूढ़ विधि बन जाती है। इसमें दोनों हमारे स्कूल्स जैसे ऐतिहासिक विचारधारा वाले और एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल वालों ने अपना अलग अलग व्यू दिया है। ऐतिहासिक विचारक तो कस्टम को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। वो रूढ़ी को उन्होंने कहा कि रूढ़ी तो स्वतः ही एक विधि है, उसको विधि का बल प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि रूढ़ी स्वतः विधि है, जबकि जो हमारे एनालिटिकल स्कूल वाले हैं वो कहते हैं कि राज्य रूढ़ियों को मान्यता देने के बाद ही विधि के रूप में उसे स्वीकार करता है। मतलब इसमें कस्टम को राज्य द्वारा मान्यता देना पड़ेगा, तब ये जो है लॉ कस्टम जो हमारे पास कस्टमरी लॉ बन जाएगा। अब इसका हम लोग अगर ओरिजिन देखें, अच्छा अपने यहाँ भारत में एक शब्द प्रचलित है सदाचार। सदाचार क्या है? ये भी तो एक रूढ़ी है। जैसे सदाचार का मतलब गुणी लोगों का चलन, जो द यूजेज ऑफ वर्चुअस मैन। हमारे जो जैसा कि नारद जी ने कहा था कि जिस पे दादा और परदादा, पिता दादा परदादा जिस राह पे चलते आए हैं उस राह पे हमें चलना चाहिए। लेकिन क्या अंधभक्त होना चाहिए? अंधभक्त की तरह से रूढ़ी का पालन करना चाहिए? नहीं। इसको कभी भी स्टेट राज्य इसको कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा और इसको कस्टमरी लॉ नहीं बनने देगा। तो जैसे अभी मैंने कहा कि सदाचार का प्रयोग मतलब जो अच्छे आचरण है उसका हम लोग यूज टू हो जाते हैं, उसको हमें कहा जाता है कि उसका आप प्रयोग करिए। ये एक चलन में रहता है, अच्छी चीज़ों का हम हमेशा ग्रहण करते हैं। अब हम इसके देखेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है, मतलब रूढ़ी के उद्भव ओरिजिन क्या है, कैसे कब रूढ़ी कब आई। तो जब मानव, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मानव जब सिविलाइज्ड नहीं था, वो जंगलों में रहता था। जैसा कि मानव शास्त्रीय अध्ययन से पता चला कि जब हमने ग्रुप में रहना, सोसाइटी में रहना शुरू किया, तभी से जब हम सोसाइटी में आए तो हमने जो अपना जो राइट्स दिया, एक ग्रुप बना के एक लीडर बनाया जो अपने राइट्स, तभी से ये जो है मानव रूढ़ी जो हमें मानव व्यवहार को रेगुलेट और कंट्रोल करता था। अब इसमें देखा जाए तो हिस्टोरिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं कि रूढ़ियों का उद्भव लोगों की भावना से, मैंने बताया ओरिजिन कैसे हुआ। तो प्रारंभ में तो जो भी रेगुलेशन ह्यूमन बिहेवियर को या उसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसे ऐतिहासिक में हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं रूढ़ियों का उद्भव लोगों की भावना में मानते थे। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि वोकजिस्ट कहते थे, वो लोक चेतना में मानते थे। ऐसे यथार्थवादी विचारक जो थे वो न्यायालय के निर्णात्मक पद्धति को बाहर में मानते थे। रूढ़ियों का उद्भव सर्वप्रथम क्या कहा जाए, किस तरह से आया, तो ये स्व सहायता के रूप में इसका उद्भव हुआ। मतलब जब हम थोड़ा ग्रुप में रहना, सोसाइटी में रहना शुरू किए, तो ये रूढ़ियाँ ही किसी भी अधिकार के लिए जब अधिकार का उल्लंघन, तो ये स्व सहायता के रूप में कि हम अपने लिए कुछ ऐसा रूल बनाए, तो वो स्व सहायता के रूप में ये इसका उद्भव हुआ। क्योंकि उस वक्त तो न राजा होता था न न्यायाधीश था,
तो रूढ़ियों का जो स्व सहायता का सिद्धांत हमने विकसित किया, और इस तरह से समुदाय के रूप में जब हम लोग रहने लगे तो लोग एकत्रित होकर परिपाटियों का पालन करने लगे, और उस समूह में अपने किसी ऐसे समाज में रहने लगे, और समुदाय के लोगों को सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। जैसे मैंने भी कहा कि स्व सहायता के रूप में हुआ, तो ये लोग समुदाय के लोगों की कोई भी परेशानी का समाधान इन रूढ़ियों से एकत्रित होकर इन रूढ़ियों से उसका समाधान करने लगे। बाद में धीरे धीरे समाज का जो प्रमुख था वो इन्हीं रूढ़ियों को लागू करने लगा। कुछ समय बाद जब राजा रूढ़ियों को मान्यता देने लगा, तो जब राजा ने इन रूढ़ियों को मान्यता दिया तो क्या हुआ कि ऐसे ही मिलते जुलते विवादित मामलों के निर्णय में इसको आवश्यक मान लिया गया कि पहले ये जो रूढ़ियाँ अपनी स्व सहायता के लिए लोगों ने इसका प्रयोग किया, फिर ग्रुप का जो लीडर था वो इन रूढ़ियों के हेल्प से समाधान किया किसी भी समस्या का। तो राजा ने क्या किया, इन रूढ़ियों को उसने मान्यता दिया, और फिर बाद में जितने भी वैसे मिलते जुलते विवादित मामले आते थे उसको राजा उसकी सहायता से, मतलब उन रूढ़ियों की सहायता से उसका समाधान करने लगा। अब क्या हुआ कि जो न्याय प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो न्यायाधीशों एवं राजा ने रूढ़ियों को न्याय प्रदत्त करने के लिए उपयोग करने लगा। इसलिए इस तरह से ऑर्नर्ड हैं वो कहते हैं कि रूढ़ियाँ अपनी वैधता स्वयं प्राप्त करती हैं। जैसे कि ऐतिहासिक विचारक भी कहते हैं कि ऐतिहासिक विचारक रूढ़ि के स्वरूप को कहते हैं कि वोक्जिस्ट को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वोक्जिस्ट को मानते, वैसे जर्मन विचारक सैविनी जो हमारे हैं वो प्रारंभिक विधियाँ को कहते हैं कि रूढ़ि से प्रभावित थी, और कहते थे जर्मन विचारक जो सैविनी वो कहते थे कि विधायिका के पास रूढ़ियों को निश्चित करने का और पुनः परिभाषित करने का बहुत ही ज़्यादा उनके पास सीमित अधिकार था। विनोग्रेड ने इसके उद्भव के बारे में कहा कि रूढ़ियों का विकास जो है वो घरेलू वातावरण में हुआ है। तो अब देखा जाए तो रूढ़ियाँ क्या प्रारंभिक अवस्था से ही निश्चित थी? नहीं, रूढ़ियाँ जो है प्रारंभिक अवस्था में अपने अनिश्चित थी, इसमें धीरे धीरे निश्चितता आई। जब हम अभी रूढ़ियों के कैरेक्टर को देखेंगे आगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें धीरे धीरे निश्चितता आई। निश्चितता आने के बाद इसको न्यायालय ने क्या किया, समान विवादास्पद मामला था उसमें इसको लागू, जब अनिश्चित था फिर निश्चित हुई, निश्चित होने के बाद न्यायालय ने इन रूढ़ियों को वैसे ही समान मैटर में उसको अप्लाई करने लगा। अब इस तरह से न्यायालय ने जब इन रूढ़ियों का उपयोग अपने मामले में जो समान मामले में करने लगा तो इसको क्या हो गया, इसको विधिक मान्यता मिल जाती थी। बाद में इसी प्रकार के पूर्व निर्णयों को, सिद्धांतों को विधायकों को क्या करना पड़ता था, अधिनियमित विधि के रूप में परिणत कर दिया जाता था। अब जब रूढ़ि के सिद्धांतों को विधि का रूप मिल जाता था तो ये क्या हो जाते थे, ये कस्टमरी लॉ बन जाते थे। मैं इसको एक बार और आपको बताती हूँ कि किस तरह से जब रूढ़ियाँ पहले अविकसित थी, अनिश्चित थी, फिर उसमें निश्चितता आई। निश्चितता आने के बाद न्यायालय क्या करा कि वैसे अगर मैटर आता था तो अगले मैटर में भी पुराने मैटर के जो रूढ़ि के माध्यम से जिसका समाधान हुआ था उसकी हेल्प लेता था। तो वो एक न्यायालय द्वारा वो उसको क्या हो गया, उसको न्यायालय द्वारा विधिक मान्यता मिल गई पूर्व निर्णय में। अब जब इसको विधिक मान्यता मिल गई तो विधायिका को क्या करना पड़ा कि इसी पूर्ण निर्णय को इनेक्टेड लॉ में चेंज करना पड़ा। अब इस तरह से ये रूढ़ि के जो प्रिंसिपल सिद्धांत है ये विधि के रूप में इन्फोर्सेबल हो गए और ये क्या बन गए, कस्टमरी लॉ बन गए। अब देखा जाए तो रूढ़ि की नेचर कैसा है, रूढ़ि की प्रकृति कैसी है। अब रूढ़ि कैसी है, ये तो समाज द्वारा स्वभावतः खुद ही को नियंत्रित करने, समाज जो अपने को खुद सोशल फोर्स, सोशल कंट्रोल इसको कह सकते हैं। रूढ़ि का नेचर कैसा है, समाज खुद इसको अपने ऊपर नियंत्रित करने के लिए बनाया है।
तो इसका नेचर कैसा हुआ, इसका नेचर स्वनियंत्रित, समाज द्वारा स्वनियंत्रित प्रकृति का हो गया। रूढ़ियाँ से समाज में कोई दंड या भय के बिना स्वीकार, रूढ़ियाँ जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ना करें तो हमको उसमें कुछ पनिशमेंट मिले। कोई कस्टम है, कोई रूढ़ है, उसको अगर फॉलो ना करें तो उसमें दंड जैसा कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर क्यों इसको हम फॉलो करते हैं, फॉलो क्यों करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर हम थोड़ा सा भी समाज से अलग जाकर कोई काम करते हैं तो उसमें समाज क्या करता है, उसको उसके भर्त्सना करता है, उसको अपनी सोसाइटी से बहिष्कृत करता है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी कुछ रूढ़ियों को ना चाहते हुए भी हम उसका पालन करते हैं। रूढ़ियों को सामान्य इसका नेचर बताते हुए कहा कि रूढ़ियाँ को स्वतः अनुपालित किए जाने का मुख्य कारण क्या है कि वो उसकी राष्ट्रीय भावना, मतलब पूरे समाज जो है वो समाज के लिए उपयोगी है, उसमें राष्ट्रीय भावना का समावेश है और वो समाज के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए वो लोग उसको फॉलो करते हैं। रूढ़ियों के नेचर जो है ना वो लॉ की तरह, जिस तरह से समाज में विधि का राज्य में स्थान है उसी तरह से रूढ़ि का समाज में स्थान है। रूढ़ि की जो प्रकृति है, विधि के जो नेचर है, जैसा कि लॉ है, लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य या कहें पर्पस क्या है, जस्टिस देना। प्रकृति उसका नेचर कैसा है, लॉ का जस्टिस देना। उसी तरह कस्टम का भी, रूढ़ि की प्रकृति क्या है कि वो भी न्याय प्रदान करती है। अब इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा देख लें कि डेफिनेशन में ऑस्टिन ने इसके डेफिनेशन, रूढ़ि की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि रूढ़ि क्या है। रूढ़ि के डेफिनेशन उन्होंने ऑस्टिन दिया जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कस्टम इज ए रूल ऑफ कंडक्ट। आगे मैं इसको बताती हूँ कि ये क्या है कि जो ऑस्टिन थे हमारे जो पॉजिटिव लॉ के एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे, इन्होंने कहा रूढ़ि आचरण का नियम है और इस नियम का अनुपालन जैसे पॉलिटिकली सुपीरियर जो हैं उनके द्वारा प्रतिपादित विधि के रूप में वो नहीं मानते थे। उसको ये क्या कहते थे, ये कहते थे यह स्वभावतः स्वैच्छिक रूप से, मतलब वो रूढ़ि को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे लॉ क्या है, लॉ पॉलिटिकली सुपीरियर द्वारा बनाई गई होती है, जो कि जो हमारा कस्टम है क्या है, वो स्वैच्छिक है। तो उन्होंने कहा, उसको डेफिनेशन देते हुए कहा, रूढ़ि आचरण का नियम है, इस नियम का अनुपालन राजनैतिक रूप से श्रेष्ठ के द्वारा प्रतिपादित विधि के रूप में वो नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, अपितु यह स्वभावतः स्वैच्छिक रूप से करते हैं। इसी तरह एलन ने रूढ़ि की डेफिनेशन दो दी। एलन ने क्या कहा कि एलन ने कहा रूढ़ि परिस्थितियों के अनुसार लोगों की आदतों या आचरण का ही एक रूप है। जैसा उन्होंने कहा कि रूढ़ि जैसा जो सिचुएशन आती है उसके अनुसार लोग क्या अपनी हैबिट और कंडक्ट, अपना आचरण क्या किस तरह से रखते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति के स्वभाव से अच्छे तथा लाभ का निर्धारण करता है। जो परिस्थितियों के अनुसार लोगों की आदत और आचरण का ही रूप है ये रूढ़ि, और इसके अनुसार ही व्यक्ति अपने स्वभाव से अच्छे तथा लाभ का निर्धारण करता है। और रूढ़ि का उपयोग समय समय पर किया जाता है। व्यक्ति की आदतें तथा आचरणों को निसंकोच प्रयोग में रूढ़ि का निर्माण होता है। इसी तरह से हॉलैंड ने क्या डेफिनेशन दिया, हॉलैंड ने कहा रूढ़ि आचरण की प्रणाली है, इसका अनुपालन स्वभावतः किया जाता है। मतलब इस पर कोई जो चीज़ अच्छी होती है उसको लोग ग्रहण करते हुए इसको आगे फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं कि रूढ़ि आचरण की प्रणाली है, इसका अनुपालन स्वभावतः किया जाता है। समाज द्वारा रूढ़ियों को ठीक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हॉलैंड ने दिया है, अक्सर ये पूछा भी जाता है कि समाज द्वारा रूढ़ियों को ठीक उसी प्रकार अनुपालित किया जाता है जिस प्रकार घास के मैदान में स्वेच्छया अथवा बार बार के प्रयोग से लोग चलते चलते
रास्ता बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दिन प्रतिदिन के आचरण से रूढ़ि का जन्म होता है। अब हम एक केस के माध्यम से इसकी डेफिनेशन दी गई थी, केस हरप्रसाद वर्सेस शिव दयाल। तो क्या कहा, इसमें क्या कहा गया था, कस्टम इज ए रूल which in a particular family or in a particular district has formed long uses obtained the force of law। मतलब रूढ़ि वह नियम है जैसे किसी विशिष्ट परिवार द्वारा या विशिष्ट जिले में इसको लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है और उसको किसका विधि का बल प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम कस्टम कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके रूढ़ि के प्रकार और कस्टम कितने प्रकार का है, कस्टम के प्रकार देखेंगे, उसके आवश्यक तत्व देखेंगे, एसेंशियल्स ऑफ कस्टम, और कब रूढ़ि विधि बन जाती है। इस पे विचार दो स्कूल्स जो हैं एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल, इनका हम समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।